हेलो एंड वेलकम चैंपियंस। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़ पे। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में जैसा आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ की तरह आज भी पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी में इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का जो आपका टॉपिक है वो है एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। क्या इंडियन पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है यानी कि जो बनावट या ढांचा है एज का वो कैसा है? क्या होता है सर एज स्ट्रक्चर? अभी बताते हैं आपको कि एज स्ट्रक्चर सर क्या होता है। तो एज स्ट्रक्चर का मतलब है बच्चे, मान लीजिए कि आपके जो देश है या आपके फैमिली से शुरुआत करते हैं या आपके एरिया से आपकी कॉलोनी से शुरुआत करते हैं। तो आपकी कॉलोनी में मान लीजिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका नाम है गोकुल धाम सोसाइटी। क्लियर? तो उसमें मान लीजिए 100 लोग रहते हैं। क्या 100 लोग रहते हैं? जिस 100 में क्या है आपके 25 लोग क्या हैं वो ओल्ड एज के हैं, यानी 65 की उम्र है उनकी, लगभग 65 प्लस हैं। फिर उन 100 लोगों में क्या है आपके 10 क्या है छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल के। फिर क्या है 15 लोग जो हैं वो आपके 20 साल की एज के हैं। और बात करूं अगर तो 25 लोग जो हैं वो 30 साल की एज के हैं। और बात करूं 10 लोग कैसे हैं आपके 40 साल की एज है। और 15 लोग कैसे हैं आपके 50 साल की एज के। तो ये क्या हो गया आपका एज स्ट्रक्चर हो गया। क्या एज स्ट्रक्चर हो गया आपकी सोसाइटी का। क्या ये आपकी सोसाइटी में इस उम्र के इतने लोग हैं, इस उम्र के इतने लोग हैं, इस उम्र के इतने लोग हैं और इस उम्र के इतने लोग हैं। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर बता दिया आपकी सोसाइटी का कि ये आपकी सोसाइटी का क्या है एज स्ट्रक्चर है। एज स्ट्रक्चर क्यों है सर? क्योंकि एज की बात हो रही है ना, यहाँ पे एज की बात हो रही है तो एज स्ट्रक्चर है। क्या है? एज स्ट्रक्चर है। ये थोड़ी आपसे पूछा जा रहा है कौन सिंगल है कौन डबल है। तो जब एज की बात हो रही है इसीलिए क्या है बच्चे एज स्ट्रक्चर है। तो क्लियर हुआ आपको एज स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन में यानी कि आपके इंडिया की पॉपुलेशन में क्या कितने लोग किस किस उम्र से बिलोंग करते हैं वो क्या हो जाएगा हमारे भारत का, हमारे इंडिया का क्या हो जाएगा बच्चे एज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि कितने लोग किस उम्र से हैं, किस उम्र के कितने लोग हैं, बच्चों की संख्या ज्यादा है या बड़ों की संख्या ज्यादा है या फिर बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, वो क्या होगा हमारा एज स्ट्रक्चर होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे भारत के या इंडिया के एज स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। क्लियर है? इंडियन पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है पहले पॉइंट में, इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन। अरे इंडिया जवान है, इंडिया जवान है भाई। ये बात मुझे नहीं पता थी, तभी मैं कहूं बड़ी इंडिया के जो बच्चे बड़ी जवानी सवार रहती है उनके ऊपर है तो इंडिया क्या है बड़ा यंग है, तभी इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं। इंडिया क्या है, इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, जवान है बच्चे। यानी कि एवरेज उम्र जो है वो जवानी की उम्र को छू रही है। क्लियर? तो दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है, क्या मेजॉरिटी है वो क्या है टेन टू बी यंग। यानी कि जो एक एवरेज एज है वो क्या है, वो उसमें जवान लोगों की संख्या है। क्या जवान लोगों की संख्या है। तो भारत की जो संख्या है वो यंग किस लिए कही जा रही है, क्योंकि भारत में जो अधिकांश लोग हैं, जो ज्यादातर लोग हैं, जो मेजॉरिटी है वो यंग है। यानी कि ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं यंग है। मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। अब 100 में से 75 लोग अगर यंग होंगे, क्या होंगे 100 में से अगर 75 यंग होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसकी मेजॉरिटी कैसी है, इसकी मेजॉरिटी कैसी है, यंग है। यही तो कहेंगे इसकी मेजॉरिटी कैसी है, यंग है। तो यहां पे जो क्या है भारत की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वहां ज्यादातर जो लोग हैं वो यंग है। तो इसीलिए क्या कह रहा है इंडिया की पॉपुलेशन यंग है। एंड द एवरेज एज इज ऑल्सो लेस देन दैट फॉर मोस्ट अदर कंट्री। यानी कि और कंट्रीज जो बाकी देश हैं उनके मुकाबले जो एवरेज एज है वो भी इंडिया की क्या है कम है। अब एवरेज एज और कम से क्या मतलब है सर, आपका नहीं समझ में आया हमको, अभी समझाते हैं आपको। तो एवरेज एज का क्या मतलब है सर, मान लीजिए भारत में क्या रहते हैं 10 लोग रहते हैं। 10 में से एक 90 साल के हैं, एक 70 साल के हैं, एक 60 साल के हैं, एक 80 साल के हैं और एक 10 साल के हैं, एक 15 साल के हैं, एक 12 साल के हैं, एक 25 साल के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक आपके क्या है
50 साल के हैं 9, और एक आपके 40 साल के। 10 लोग रहते हैं भारत में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 10 लोग भारत में रहते हैं। अब अपन को एवरेज एज चाहिए, एवरेज एज, तो 10 पहले जोड़ लेंगे सबको, 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5, यानी कि कितना हो गया 12, 12 का 2 कैरी 1, ये 9 1 कैरी 10 हो गया, 10 7 17, 17 और 6 कितना हो गया आपका 23, 23 और 8 कितना हो गया आपका 31 और 1 32 और 1 33 और 1 34 और 2 36 और 5 41 और 4 45, ये निकल के आया। कितने थे, कितने लोग थे टोटल 10, तो क्या करेंगे अपन 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 452 को क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 54.2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारे अगर 10 लोग थे तो औसत जो एवरेज एज कितनी आ गई हमारी, हमारे देश की एवरेज एज कितनी हुई 45.2, ऐसे निकलती है एवरेज एज, ऐसे निकलती है एवरेज एज। तो क्या कह रहा है कि जो आयु है, औसत जो एवरेज एज है अन्य देशों की तुलना में और जो बाकी देश है उनकी तुलना में क्या है, हमारी एवरेज एज जो है वो कम है, क्लियर है, कम है एवरेज एज, बाकी देशों की जो एवरेज एज है उनमें हमारी कम है, इसीलिए हम कह रहे हैं भारत जो है यंग है, जवान है, ठीक है, यंग है, क्लियर है, यंग इंडिया, क्या है यंग इंडिया, तभी कहते हैं यंग इंडिया, तो जवान है भारत, एक बार जो आए जवानी फिर ना जाए, क्लियर। आगे टेबल एक आगे वो आपको दिखा रही है कि क्या क्या परसेंटेज है, टेबल टू शो दैट द शेयर ऑफ अंडर 15 एज ग्रुप इज total population has come down from its highest level of 42% in 1971 to 29% in 2011। ये आगे टेबल है, आपको टेबल क्या बता रही है वो आपको आगे बताया जाएगा। The share of the 15 to 59 age group has increased slightly from 53% to 63%, यानी जो 15 और 59 का एज ग्रुप था वो क्या हुआ, उसमें क्या हुई बढ़ोतरी आ गया, यानी कि उसमें इंक्रीजमेंट आ गया, कितना 53 से कहां पहुंच गया बच्चे 63 हो गया, 53 से 63 हो गया, 10% क्या क्या इंक्रीज देखने को मिला है, कौन सी एज ग्रुप में 15 से 59 वाली एज ग्रुप में। वाइल द शेयर ऑफ द 60 प्लस एज ग्रुप इज वेरी स्मॉल, क्या जो 60 प्लस आयु का जो शेयर है, यानी 60 प्लस के जो लोग हैं उनका शेयर जो है हमारे भारत में क्या है, कम है, उनका शेयर जो है वो क्या है, बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत कम है। क्या कह रहा है, ग्रुप इज स्मॉल बट इट हैज बिगन टू इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7% ओवर द सेम पीरियड। उसी दौरान क्या हुआ, वो बढ़ना चालू हो गया, बढ़ना कितना 5 से 7%, वो बढ़ना चालू हो गया, कितना चालू हो गया बच्चे 5 से 7% बढ़ना शुरू हो गया, क्लियर है इतनी बात। तो इंडिया जवान है, आप समझ गए क्यों जवान है इंडिया, क्लियर है, एवरेज समझ गए आप क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बट द एज कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, यानी कि अगले 2 दशकों में, 10 साल का मतलब अंतर, 2 दशक मतलब 20 साल की बात हो गई। तो क्या कह रहा है कि अगले 2 दशकों में क्या हुआ, भारत की जो जनसंख्या थी वो क्या हुआ, उसके एज स्ट्रक्चर में काफी चेंज आने की उम्मीद है, क्या लगाई गई, आगे दो दशकों में क्या हुआ, काफी चेंज आने की उम्मीद लगाई गई। तो मोस्ट ऑफ दिस चेंज विल बी एट द 2 एंड ऑफ द एज स्पेक्ट्रम एज टेबल जो आपको है वो शो कर रही है अभी देखिए। तो 0 to 14 एज ग्रुप विल रिड्यूस इट्स शेयर बाय अबाउट 11%, यानी कि 0 से 14 वर्ष की आयु का जो शेयर था वो क्या हुआ 11% घट जाएगा, ऐसा अनुमान है। फ्रॉम 34 टू 34% इन 2001 एंड 23% इन 2026, 2026 का अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा घटने का। वाइल द 60 प्लस एज ग्रुप विल इंक्रीज, यानी कि 60 से क्या कह रहा है 0 से 14 साल की उम्र का जो है वो तो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा आपका, लेकिन 60 की उम्र का जो है 60 प्लस का जो है वो क्या कह रहा है वो आपका क्या इंक्रीज होता नजर आएगा अबाउट 5%, फ्रॉम 7% इन 2001 अबाउट 12% इन 2016, यानी कि लगभग 12% क्या है इंक्रीज होता दिखाने की संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है। अब बात कर लेते हैं आगे टेबल के, ये तो आप कॉन्सेप्ट जो बता रहा है वो समझ गए, अब बात करते हैं टेबल क्या कह रही है, टेबल क्या कह रही है ये देख लेते हैं। टेबल भी कहती है सर, हाँ टेबल कह रही है, टेबल कहती नहीं टेबल कह रही है।
टेबल कहाँ गई? एक मिनट बच्चों, 1 मिनट प्लीज। टेबल मिसिंग हो गई है लगता है। कोई बात नहीं, टेबल हम क्या करते हैं, टेबल हम बना लेते हैं, बाद में मैं टेबल जो है ऐड करा दूंगा आपके। टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल जो है आपकी क्या कह रही थी, टेबल बना लेते हैं बच्चे। देखिए तो टेबल क्या कहती थी, सबसे पहले आपके ईयर दिखा रही थी टेबल, आपका जो वर्ष है वो दिखा रही थी, और क्या हो रहा था, उसके बाद क्या है आपका अलग अलग एज ग्रुप दिखा रही थी, क्या अलग अलग एज ग्रुप आपका शो हो रहे थे, ये तो आपके वर्ष हो गए। उसके बाद क्या शो कर रही थी, एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप, एज ग्रुप शो हो रहे थे, अलग अलग एज ग्रुप। कौन सा, सबसे पहले 0 से 14 वर्ष, क्या वर्ष के बाद सबसे पहले क्या 0 से 14 वर्ष, 0 से 14। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आपकी 15 से 59 वर्ष दिखा रहा था, 15 से 59, 15 टू 59। उसके बाद क्या दिखा रहा था, 60 से अधिक, या 60 प्लस आप कह सकते हैं, 60 प्लस। क्लियर है? जो आपके क्या है एज ग्रुप है, ये क्या है बच्चे, एज ग्रुप है। क्या है आपके एज ग्रुप है। क्लियर? तो ये क्या है आपका एज स्ट्रक्चर, जो है हम बात करते हैं 61 से लेकर 26 तक, क्या है एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन। क्लियर है? एज स्ट्रक्चर है कहाँ का, इंडियन पॉपुलेशन का। तो बात करते हैं, वर्ष से शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या अलग अलग एज ग्रुप का आपका दिखा रहा है, तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है आपका, 61 से लेकर 26 तक दिखाएगा, क्या 1961 से कहाँ तक दिखाएगा, 26 तक दिखाएगा, 2026 तक दिखाएगा। तो सबसे पहले कौन से बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे 1961 की, 10-10 साल के अंतर पे क्या बात करेंगे, 1961 की, फिर 1971 की, फिर बात करेंगे 1981 की, फिर 1991 की, फिर बात करेंगे 2011 की, किसकी बात करेंगे बच्चे, 2011 की नहीं, सॉरी 2001 की बात करेंगे, किसकी 2001 की, फिर करेंगे 2011 की, क्या करेंगे 2011 की, और फिर सीधे करेंगे 2026 की। क्लियर है? तो जो आपके 1961 की बात करें अगर, तो 0 से, ये आपका परसेंट में दिखाएंगे हम, क्या प्रतिशत में दिखाएंगे, आयु वर्ग जो है आपका। तो 0 से जो 14 वर्ष की आयु, जो 0 से 14 वर्ष की आयु थे, उनका प्रतिशत कितना 41 था, 41 था। फिर 1971 में क्या हुआ, 42 हो गया, 42 हो गया। फिर 81 में क्या हुआ आपका 40 रह गया,
40 रह गया, फिर और कम हो गया 38, फिर और कम हो गया 2000 में 34 ही रह गया। देखिए कम होता जा रहा, 34 रह गया, फिर क्या हुआ, फिर 29 ही रह गया, और 26 में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 23 ही रह जाएगा। क्या 23% ही रह जाएगा, इतना कम हो रहा है। देखिए पहले तो एक बार बढ़ा, फिर जो है आपका कम होता नजर आ रहा है। फिर क्या हुआ, और जो 15 से 59 की बात करें, 15 से 59 की बात करें तो क्या हुआ आपका, ये था 61 में कितना था, 53%। कितना था बच्चे, 53% था। फिर 71 में भी क्या रहा, 53% ही रहा। लेकिन फिर जो है ना 81 में क्या हुआ, 54 हो गया। 81 में क्या हुआ, 1% आपकी बढ़ोतरी हो गई। फिर क्या हुआ, फिर और बढ़ती 2% की, फिर 56 हो गया। कब, 91 में। 2001 में आपका ये हो गया था 59 हो गया था। कितना हो गया था बच्चे, 2001 की अगर बात करें तो कितना हो गया था, 59 हो गया था। फिर क्या हुआ था, फिर 11 में कितना, 63 हो गया। ये बढ़ता ही चला आ रहा है। फिर 23 में उम्मीद लगाई जा रही है 64 हो जाएगा। क्या आपकी 26 में उम्मीद लगाई जा रही है ऐसी कि 64 हो जाएगा। फिर 60 से ऊपर की बात करें, अगर 60 से ऊपर की बात करें तो कितना परसेंट था, 6% शेयर था, 6% शेयर था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 5% रह गया, फिर 6% हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा शेयर नहीं था, फिर 6% हो गया। फिर क्या हुआ, फिर अगले बार 1991 के 7%। फिर आपकी बात है 2001 में भी कितना था, 7% रहा। फिर 2011 में जो है वो 8% हो गया, 8%। अब क्या जा रहा है, 2026 में उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसे जिस हिसाब से बढ़ रहा है उम्मीद लगाई जा रही है कि 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, आपका नहीं, 60 से ऊपर वालों का 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12%। क्लियर है। तो इस तरह से क्या, इस तरह से आपकी उम्मीद जताई जा रही है कि इतना आपका जो है देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है। तो अब 61 से पूरी 26 तक की, ये 1961 से जो है 2026 तक की पूरी कहानी जो है इस टेबल में आपको बताई जा रही। तो इस तरह की टेबल थी जो पीपीटी में कुछ मिसिंग हो गई थी। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। ये क्लियर है। अब आगे, तो ये टेबल आपको दिखानी थी। अब आगे बात करते हैं। ये टेबल क्या दिखा रही है, ये भी टेबल कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही है। ये टेबल कुछ कहना चाहती है आपसे। क्या कहना चाहती है, आप जानिए ये टेबल आपसे क्या कहना चाहती है। ये क्या है, ये पॉपुलेशन की परसेंटेज दिखा रही है। और ये देखिए, ये हर एक लाइन में आपको एज ग्रुप दिखा रहा है, 0 से 4 ईयर्स। ये बात कर रहा है 1981 की। कब, 1981 की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है बच्चे, 1981 की बात कर रहा है। ये 1981 की बात कर रहा है। क्या दिखा रहा है, अलग अलग आपकी एज ग्रुप दिखा रहा है। ये 0 से 4 साल, फिर 5 से 9 साल, 10 से 14, 15 से 19, 24 से 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 टू 49, 50 टू 54, 55 टू 59, 60 टू 64, 65 टू 69, 70 टू 74, 75 टू 79 और प्लस 80 प्लस। तो ये दिखा रहा है कितने परसेंट शेयर था आपके हर ईयर में। क्या था, कितने परसेंट शेयर था आपका, कैसे, किस एज का। तो और ब्लू कलर से जो दिखा रहा है इधर वाला पोर्शन जो है वो किसका है, मेल का है, और इधर वाला पोर्शन जो है आपका फीमेल का है, यानी जो रेड वाला फीमेल, पिंक वाला फीमेल का पसंदीदा कलर। और बात कब की हो रही है, 1981 की बात हो रही है। तो अगर 0 से 4 ईयर्स की देखी जाए तो देखिए लगभग क्या था, मेल का जो शेयर था लगभग 12% छू रहा है, और फीमेल का भी लगभग 12 के आगे जा रहा है। फिर 5 साल से 9 साल के बीच की उम्र देखी तो ये देखिए 12 के भी आगे जा रहा है, और ये फीमेल का भी क्या है, 12 के आगे जा रहा है। तो इस चार्ट से आप क्या समझते हैं, ये कैसे, देखिए इस चार्ट से आप 80 उम्र से 80 से लेकिन 0 साल से लेकर 80 साल तक कैसे पिरामिड बन रहा है, इस चार्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सेम अलग अलग एज का। फिर वही क्या है, 2001 की बात करें अगर, तो 2001 में कैसे चेंज हुआ, तो 2001 में देखिए 0 से 4 साल के कितने शेयर थे, 12 से कम हुए, कुछ ये भी 12 से कम हुए, इससे पहले क्या थे, ज्यादा थे। अब देखिए अब कैसे बढ़ रहा है। ये 80 वाला परसेंट वाला कितना छोटा है, क्या देखिए 80% दोनों में कम है, 80 से ऊपर वाली जो उम्र है। फिर 2026 की बात करें, यहां पे देखिए क्या हुआ, जो 80 प्लस वाली ईयर था उसका रेशियो देखिए बढ़ गया। पहले के मुकाबले अगर देखें कितना कम था, देखिए 80 साल के ऊपर कितने लोग कम जी रहे थे, देखिए। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया समय, अब 2011 की बात आई, जब 2001 के बाद 26 की जो उम्मीद लगाई जा रही है वो देखिए बढ़ता हुआ है, यानी कि लोगों की उम्र जो है एवरेज एज जो है बढ़ रही है, देखिए कितना बढ़ता नजर आ रहा है। और जो बच्चों की उम्र है देखिए वो कम होती। पहले क्या था, जो 0 से 4 वाला शेयर था वो 12 जा रहा था, कहाँ 12 जा रहा था, अब देखिए कितना कम, 8 पे रह गया, 8 पे, यानी कितना, देख कितनी घटोतरी हुई है। पहले कहाँ 12 तक जा रहा था दोनों,
ये घट रहा है। देखिए पहले एक पिरामिड ऐसे चल रहा था, लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट ना चल के यहां तक आ रहा था पहले, अब ऐसे ना चल के ऐसे चल रहा है। देखिए नीचे यहीं पे खत्म हो जा रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है। तो ये घटता चला जा रहा है, यानी कि जो कम उम्र वाले लोग हैं वो घट रहे हैं और ज्यादा उम्र वाले बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, ज्यादा उम्र वाले कम थे और कम उम्र वाले ज्यादा थे। देखा बूढ़ा होता नजर आ रहा है क्या आपको कहीं से 26 में हमारा भारत। तो क्या कह रहा है, एज विद फर्टिलिटी रेट देयर आर वाइड रीजन वेरिएशन इन द एज स्ट्रक्चर एज वेल। क्या यानी कि क्या कह रहा है, वेरिएशन जो कह रहा है देखने को मिल रहे हैं कहाँ, ये एज स्ट्रक्चर में। क्या एज स्ट्रक्चर में वेरिएशन आपके देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि फर्टिलिटी रेट्स क्या अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों की अलग अलग है। वाइल अ स्टेट लाइक केरला, कैसा केरला की जगह एक स्टेट है जैसा, स्टेट लाइक केरला इज बिगिनिंग टू एक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट द डेवलप्ड कंट्रीज। क्या केरला क्या कर रहा है केरला जैसा राज्य जो है वो आयु जो एज स्ट्रक्चर के मामले में कैसा है, आपका डेवलप कंट्री की तरह, डेवलप कंट्री की जो सिचुएशन है वो छू रहा है। वहीं क्या उत्तर प्रदेश प्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर विद हाई प्रपोर्शन इन द यंगर एज ग्रुप एंड रिलेटिवली लो प्रपोर्शन ऑफ द एज्ड। क्या कह रहा है वहीं पे क्या कह रहा है, जो आपका यूपी है, जो आपका उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है और केरल जैसे राज्य में जिनकी संख्या क्या है ज्यादा है, तो क्या कह रहा है आपकी जो केरल जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल क्या है अलग, जैसे कि छोटे आयु वाले जो लोग हैं जनसंख्या के अनुपात में काफी अधिक हैं। यूपी में जो है जनसंख्या के अगर देखा जाए तो जो कम आयु वाले लोग हैं यूपी में वो क्या है ज्यादा है। क्लियर है और जो ज्यादा एज वाले लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनका जो रेशियो है वो कम है। यूपी में उनका रेशियो जो है वो कम है। आगे देखते हैं, इंडिया एज अ होल इज समवेयर इन द मिडल। इंडिया क्या है जो मध्य में है, इंडिया क्या है मध्य में है, ना ज्यादा वो ना ज्यादा जवान ना बूढ़े। बिकॉज इट इंक्लूड स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, इसमें क्या है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी है, एज वेल एज स्टेट दैट आर मोर लाइक केरला, और केरला जैसे भी राज्य है। अब चार्ट आ गया है वो आपको कुछ शो करेगा, एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड फॉर उत्तर प्रदेश एंड केरला इन द ईयर ऑफ 2026, नोट द डिफरेंस इन द लोकेशन ऑफ द। तो आगे क्या है आपको चार्ट दिखाया जाएगा, वो क्या करेगा उत्तर प्रदेश और केरला संबंधी जो 2026 की अनुमानित स्थिति है, जो 2026 की जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आपको दोनों चार्ट में देखने को मिलेगा। देखें चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट क्या है, एज स्ट्रक्चर पिरामिड दिखा रहा है किसका, केरला एंड उत्तर प्रदेश का। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का भी चार्ट है। अभी जो चार्ट है ये उत्तर प्रदेश का चार्ट है। कहां का है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। कैसा चार्ट है देखिए, मेल और फीमेल का रेशियो दिखा रहा है, ये ब्लू वाले जो लाइन है ये मेल दिखा रही है और इधर क्या दिखा रहा है आपको, फीमेल का रेशियो नजर आएगा। तो वही क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिखा रहा है आपको। 2026 का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो क्या 0 से 4 ईयर के जो लोग हैं वो देखिए, मेल जो है वो लेस देन आपको 10 दिखाई दे रहे हैं और फीमेल भी देखिए 10। फिर 5 से 9 साल की उम्र के जो लोग हैं वो थोड़ा सा बढ़ते नजर आ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा बढ़े हैं, फिर कम हुए, फिर बढ़ा, और जो ऊपर एज के हैं ये भी देखिए बढ़ते नजर आ रहे हैं। 80 प्लस भी आपको बढ़ते नजर आ रहा है। पहले क्या था 80 प्लस बिल्कुल कम थे। तो पिरामिड क्या उत्तर प्रदेश का आपको रेशियो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, चार्ट जो है आपको उत्तर प्रदेश का पूरा हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा जो है दिखा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का क्या दिखा रहा है कि जो एज ग्रुप के लोग हैं कैसे, जो पिरामिड है ऐसे जो है आपका ऐसे चल रहा है, पिरामिड जो है आपका ऐसे चल रहा है। यानी कि इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपके जो है यंग जनरेशन जो है ये देखिए 40 साल 35 साल तक, जो 40 साल यंग जनरेशन वो पोर्शन देखिए बड़ा है, यंग वाले लोग यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं और वृद्ध जो है कम दिखते, जैसे कि बड़े होते जा रहे हैं वैसे कि आपको कम दिखते जा रहे हैं पिरामिड में। अब देखते हैं केरला का। अब देखिए केरला का सीन क्या है, केरला का पिरामिड यूपी से अलग है। केरला में क्या है, वृद्ध भी ज्यादा लिख रहे हैं आपको, ये देखिए वृद्ध इतने ज्यादा कहाँ, केरला में देखिए वृद्ध ऐसे आ रहा है केरला का, देखिए नीचे कम होता जा रहा है, ऊपर से ऊपर देखिए कम होता जा रहा है। तो केरला क्या है, केरला और यूपी देखिए बिल्कुल डिफरेंस लग रहा है, बिल्कुल देखिए इस बार ट्रायंगल जैसा, इसका पूरा चतुर्भुज जैसा है, रेक्टेंगल जैसा सीन चल रहा लग रहा। तो अब केरला और यूपी इसीलिए बात हो रही थी दोनों की कि यहाँ पे केरला जैसे भी भारत में देश पाए जा रहे हैं और यूपी जैसे, यानी कि ऐसे भी पाए जा रहे हैं जहाँ बड़ों की संख्या ज्यादा है बच्चों की कम है, और ऐसे भी पाए जा रहे हैं जहाँ बच्चों की ज्यादा है बड़ों की कम है। तो इसीलिए क्या आ गया, जो है भारत आपका जो मिडिल में आ रहा है, इसीलिए मिडिल में आ रहा है।
क्योंकि केरला जैसे भी स्टेट हैं जहां क्या है, जहां बड़े लोगों की, बूढ़ों की या वृद्धों की या जवान 50 की एज की उम्र की देखिए कितनी ज्यादा, 50-40 वाले लोग कितने हैं और छोटे बच्चे कम हैं। और एक ऐसा भी स्टेट है जहां पे छोटे ज्यादा है बड़े कम है। इसीलिए क्या हुआ, भारत आपका मिडिल में आ गया, क्योंकि भारत में दोनों ही तरह के स्टेट पाए जा रहे हैं। यहाँ ऐसा स्टेट भी जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है, ऐसा स्टेट भी जहां बड़ों की संख्या ज्यादा है। तो क्या हुआ, एवरेज में क्या मिडिल में रह गए हम। या तो सारे स्टेट ऐसे होते हैं बच्चों की संख्या ज्यादा होती, तो इंडिया की जो एवरेज है वो भी कम हो रही थी। तो इसीलिए जो इंडिया की एवरेज है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे स्टेट भी पाए जा रहे हैं जहां पे बड़े लोगों की, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्लियर, ये आपको चार्ट जो है बता रहा है। आगे क्या कह रहा है, तो द बियास टुवर्ड यंगर एज ग्रुप इन द एज स्ट्रक्चर इज बिलीव टू बी एन एडवांटेज फॉर इंडिया। यानी कि आयु जो संरचना, जो स्ट्रक्चर है वहां पे क्या छोटी आयु के जो लोग हैं वो उनकी तरफ क्या दिखा रहा है, छोटी आयु के जो लोग हैं उन ग्रुप में क्या आपको झुकाव पाया जाएगा। जैसे भारत के लिए क्या है, इसे भारत के लिए क्या लाभकारी माना जा रहा है, इसे भारत के लिए क्या अच्छा माना जा रहा है कि भाई जहां पे यंग लोगों की संख्या ज्यादा हो वहां पर अच्छा मांगा जाएगी। लेकिन जब यंग ही ज्यादा होते तो बेरोजगारी भी ज्यादा होती है, भाई यंग जब ज्यादा है तो ज्यादा रोजगार भी चाहिए। तो क्या है, लाइक द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज इन द पास्ट डिकेड एंड like Ireland today, India is supposed to be benefiting from a demographic dividend। यानी क्या कह रहा, पिछले दशकों में जो क्या पूर्व एशिया की जो इकोनॉमिक थी या इकोनॉमी थी उसकी तरह क्या आज के जो आयरलैंड की तरह समझा जा रहा है। वहां क्या भारत की जो डेमोग्राफिक जो है स्ट्रक्चर है वो क्या माना जा रहा है, वो एक फायदेमंद उससे फायदा मिल रहा है, फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि यंग लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो this dividend arise from the fact that the current generation of working age people is a relatively larger one। यानी कि क्या कह रहा है, करंट में क्या स्थिति है, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। भाई जब यंग ज्यादा होंगे, जब जवान ज्यादा होंगे तो काम भी करेंगे ज्यादा, जय जवान जय किसान। तो जब जवान ज्यादा होंगे तो जवान क्या एनर्जेटिक होगा तो काम भी करेगा, तो काम तो यंग जनरेशन ही करेगी। तो जवान ज्यादा होने से, यंग ज्यादा होने से क्या हो रहा है, काम करने वालों की संख्या कम है। तो जिस देश में काम करने ज्यादा है, सॉरी, तो जिस देश में जब काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो वो देश तो तरक्की करेगा ही आर्थिक रूप से, क्योंकि कमाने वाले ज्यादा होंगे। और जिसमें कमाने वाले कम होंगे वो क्या होगा, तरक्की करेगा नहीं, नीचे जाएगा देश। तो क्या है, फायदेमंद इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और वृद्ध लोगों की संख्या जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जवान लोगों को क्या कर रहा है, जो जवान लोग उनको वृद्ध लोगों का क्या करना पड़ा, भरण पोषण करना पड़ा। लेकिन ये लाभ अपने आप में मिलने वाला नहीं है। अब देखो ऐसी जो नीतियां हैं सोच समझकर पालन करना होगा। जैसे अब आगे बात करते हैं, क्या ओनली रिलेटिवली स्मॉल प्रिडिक्शन generation of old people to supposed, but there is nothing automatic about this advantage. It need to be continuous exploited through appropriate policies. अब does the changing age structure offer a demographic dividend for India? क्या कह रहा है, क्या बदलती हुई जो एज स्ट्रक्चर बदलता हुआ है वो जो है अपना जनसंख्या का लाभ प्रदान कर रही है। क्या जनसंख्या को क्या लाभ, डेमोग्राफी को क्या फायदा हो रहा है बदलती हुई आयु की संरचना जो स्ट्रक्चर है। तो आगे इसके बाद करते हैं क्या क्या कह रहा है ये। तो द डेमोग्राफिक एडवांटेज और डिवाइडेंड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंडिया इज एंड विल रिमेन फॉर सम टाइम वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है उसका लाभ क्या मिल रहा है कि भारत जो है इस समय विश्व भर में सबसे क्या है, जवान देश है, सबसे युवा देश है और आगे भी कुछ टाइम के लिए रहेगा। क्या कह रहा है, भारत इस समय जो है स्ट्रक्चर जो भारत का देखें अगर, तो भारत और कंट्री के मुकाबले सबसे यंग है और आगे भी कुछ साल क्या देखने को मिलेगा। अब क्या कह रहा है, अ थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज बिलो 15 ईयर ऑफ एज इन 2011। क्या कह रहा है बच्चे कि 2011 में क्या था, भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग कैसा था, 15 वर्ष की आयु से नीचे था। 2011 की जो जनरचना देखें, 2011 की जो जनसंख्या या पॉपुलेशन थी 2011 की, 2011 में क्या हुआ, दो हजार ग्यारह में क्या हुआ, 15 ईयर की आयु के जो लोग थे 1/3 थे, यानी क्या थे 1/3 टोटल जनरेशन के क्या थे, 15 ईयर के। क्या कह रहा है कि 15 वर्ष की आयु से नीचे थे, बिलो 15।
15 वर्ष की आयु से नीचे थे, कैसे? 1/3 लोग देश के। फिर क्या हुआ? इन 2020 द एवरेज इंडियन वाज ओनली 29 ईयर, एवरेज इंडियन वाज 29 ईयर एवरेज एज थी इंडिया की, कंपेयर विद एन एवरेज एज ऑफ 37 इन चाइना, चाइना में कितनी? 37, एंड यूएस में कितनी? 45, एंड वेस्टर्न यूरोप में 48। अब देखिए बाकी देशों के मुकाबले देखिए दोस्तों कि 2020 में जो भारत की एक एवरेज एज थी वो कितनी थी? 20 साल रही, 29 ईयर रही, जबकि क्या चीन की, यानी कि 2020 में जो है जो एवरेज एज थी भारत की, जो एवरेज एज थी, आपको निकालना बताया था एवरेज एज कैसे समझे। एवरेज एज कितनी थी बच्चे? 29 थी, 29 ईयर एज थी एवरेज एज। और वहीं पे चाइना की कितनी? चाइना की कितनी दोस्त? चाइना की 37, और वहीं पे देखें तो यूएस की कितनी? 45, और यूरोप की कितनी? यूरोप की आपकी बच्चे कितनी? 48। बताइए ये कोई हमारे आगे जवान है क्या? जवानी सवार है चाइना के ऊपर है, 37 उम्र है। यूएस तो उससे बेकार 45, और यूरोप तो भाई 48। अपना इंडिया देख रहे हो 29, जवान, जवानी 4 दिन है जीने के। आए आए एक बार तो आए जवानी, फिर ना जाए। तो इंडिया की जो है 2020 के अनुसार देखें अगर, तो 29 ईयर एवरेज एज थी, बाकी के मुकाबले, बाकी कंट्री के मुकाबले जो था बहुत ज़्यादा ही जवानी सवार थी इंडिया पे। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ही जवानी सवार थी बाकी कंट्रियों के मुकाबले, तो बहुत ज़्यादा यंग जो है 2020 के अनुसार देखें तो हुआ। तो दिस implies a large and growing labor force which can deliver unexpected benefits in term of growth and prosperity। क्या हुआ? जब इसका अर्थ ये होगा कि भारत के पास क्या है? काफी बड़ा बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा, यानी कि बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा। जब जवान ज्यादा होंगे तो इससे क्या होगा? अब देश की क्या होगी? देश प्रगति करेगा और देश की समृद्धि आएगी। क्या होगा? देश जो है आपका प्रगतिशील रहेगा जब यंग लोग देश में ज्यादा होंगे। आगे क्या कह रहा? फिर क्या कह रहा है? द डेमोग्राफिक डिवाइडेंट रिजल्ट फ्रॉम अ इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर रिलेटिव टू नॉन वर्कर इन द पॉपुलेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि जो आपका क्या है? डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है, जो उसमें जनसंख्या में क्या काम ना करने वाले जो हैं पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ज्यादा है और ना काम करने वालों की कम है। तो इन द टर्म ऑफ एज द वर्किंग पॉपुलेशन इज रफली दैट बिटवीन 15 to 64, यानी ईयर ऑफ एज, यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो 15 से ऊपर होते हैं और 64 के अंदर होते हैं। यही तो होते हैं क्या वर्किंग पीपल। इतने तो लोग, इतनी उम्र के तो लोग काम करते हैं ना, इससे छोटी उम्र के करते हैं ना, 15 से कम वाले करेंगे ना, लेस देन 15 वाले करेंगे काम, और ना ही आपके मोर देन 65 वाले काम करेंगे। तो ये ग्रुप होता है। तो दिस वर्किंग एज ग्रुप मस्ट सपोर्ट इटसेल्फ एज वेल एज दोज आउटसाइड दिस एज, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिस एज से बाहर हैं। यानी कि 15 से 64 वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं? जो 15 से कम है, 15 से कम वालों को, और क्या कर रहे हैं? 64 से अधिक वालों को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। अधिक वालों को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। भाई इन्हीं की वजह से सब कर रहे हैं। भाई आप 15 साल से 64 साल के बीच मान लीजिए 50 साल का व्यक्ति है तो किस सपोर्ट करेगा? उसका 15 साल छोटा बच्चा है उसे खिलाएगा पिलाएगा, उसका जो 65 साल से ऊपर उसके माता पिता उनको भरण पोषण करेगा। क्लियर है? तो चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ड्यू टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लोअर द डिपेंडेंसी रेशियो और द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, thus creating the potential for generating ग्रोथ। क्या कह रहा है कि अगर एज के हिसाब से देखें तो क्या मोटे तौर 15 से 64 साल की उम्र का बता दी काम करने वाले लोग होते हैं। फिर क्या हुआ? जो क्या करते हैं, जो खुद काम नहीं कर पाते वो क्या डिपेंड रहते हैं। तो जब आपका डेमोग्राफिक क्या हुआ, जो परिवर्तन होगा, क्या होगा आपका जो स्ट्रक्चर में जब चेंज होगा तो क्या होगा? जनसंख्या में क्या होगा? ना कमाने वाले आयु वर्ग वाले जो होंगे वो क्या होंगे? कार्यशील आयु वर्ग के बीच का अनुपात जो है वो कम कर देते हैं। यानी कि जब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, मान लीजिए अभी यंग है जनसंख्या, अभी आपकी 29 बता रहा है जो 2020 के अनुसार 29 ईयर थी एवरेज एज। अब क्या होगी? ये जब स्ट्रक्चर में चेंज होगा, जब ये एवरेज एज बढ़ जाएगी, मान लीजिए 29 से ना होकर अब ये 30 साल हो गए, 30 साल तो कम है 29 पास ही में, मान लीजिए 40 साल हो गई, तो क्या होगी? ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या बढ़ी। इसका मतलब कम लोगों की कम उम्र की संख्या कब हुई?
और ज्यादा उम्र की संख्या बढ़ी, यही तो मतलब हुआ इसका। भाई अगर एवरेज एज बढ़ रही है तो इसका मतलब एज जो है बूढ़े लोगों की ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा, कमाने वाले कम हो जाएंगे और ना कमाने वाले कम, फिर कमाने और ना कमाने वाले रेशियो में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, फिर जो है देश आपका प्रगति से और नीचे चला जाएगा। क्या नीचे चला जाएगा, ना कमाने वाले लोग भाई ज्यादा होंगे और कमाने वाले कम होंगे, तो फिर उसका रेशियो क्या होगा, बिगड़ेगा। क्या होगा, रेशियो बिगड़ेगा। आगे चलते हैं। बट दिस पोटेंशियल कैन बी converted into actual growth only if the rise in the working age group is accompanied by increasing level of education and employment। क्या कह रहा है, लेकिन जो है ये जो संभावना है ना, उसको वास्तविक, उसको जो रियलिटी में क्या तभी बदला जा सकता है जब क्या वर्किंग आयु वाले जो लोग हैं उनमें क्या हो, शिक्षा और अपना एम्प्लॉयमेंट का जो रोजगार का स्तर है वो क्या रहे, उसमें भी वृद्धि होती रहे। यानी कि वो ये तभी मेंटेन रहेगा, ग्रोथ तभी मेंटेन रहेगी जब क्या हो बच्चे, जब एजुकेशन यानी कि शिक्षा का स्तर और एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि इंसान को क्या मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी रोजगार मिले, तभी तो ये चीज मेंटेन रहेगी, तभी तो देश तरक्की करेगा। तो क्या है, इसके साथ इसको बनाए रखने के लिए क्या करना है, अच्छी एजुकेशन और अच्छा रोजगार इंसान को जब मिलेगा तो ये चीज बैलेंस रहेगी। क्या, ये चीज आपकी बैलेंस रहेगी। If the new entrants to the labor force are not educated, then their productivity remain low. If they remain unemployed, then they are unable to earn at all and become dependent rather than earner। क्या मतलब हुआ सर, क्या कह रहा है कि या जब काम करने वाले लोग होंगे ना, नए लोग, जब वो क्या होंगे, जब उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब वो शिक्षा के अभाव में रहेंगे तो क्या होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी भी नीचे जाएगी। भाई अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो अच्छा उनके अंदर क्षमताएं नहीं होंगी, काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा क्या अर्निंग नहीं कर पाएंगे। भाई शिक्षा से ही तो सब कुछ है, तो क्या उनकी जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या होगा, और क्या रहेंगे, वो बेरोजगार रहेंगे। तो बेरोजगार रहेंगे तो क्या भैया, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, तो ना काम करने वालों की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या, ना काम करने वालों के बजाय क्या काम करने वाले भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि ना काम करने वाले क्या है, एज ग्रुप के हैं। अब ये क्या है, एजुकेशन की कमी है, पोटेंशियल की कमी है, तो ये उस एज ग्रुप के तो नहीं है, लेकिन फिर भी किस श्रेणी में आ रहा है, किस ना काम करने वालों की। अभी ना काम करने वाले की श्रेणी में कौन आ रहा था, 15 से कम वाले और 64 से प्लस वाले, ये क्या काम, नॉन वर्किंग की श्रेणी में आ रहे थे, नॉन वर्किंग। अब क्या हुआ, ये 25 साल का व्यक्ति तैयार हुआ, 25 साल का व्यक्ति तैयार हुआ, तो क्या एजुकेशन की कमी है, लेस एजुकेशन है। तो जब एजुकेशन की कमी होगी तो क्या क्षमता में भी कमी होगी, अब क्षमता में कमी होगी तो क्या काम, वर्क नहीं कर पाएंगे कोई। तो ये क्या 25 के होने के बावजूद भी किस श्रेणी में आ जाएंगे, नॉन वर्किंग की श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि बहुत खतरा है देश के लिए। यानी कि एज ग्रुप से बाहर है तब भी ना काम करने वाले की श्रेणी में आ गए, तो रेशियो तो बिगड़ेगा ना, रेशियो तो बिगड़ेगा ना। तो अब ये क्या रहेंगे, काम करने की बजाय ये भी बेचारे डिपेंड रहेंगे। क्या, इनकी उम्र है काम करने की, लेकिन ये भी क्या है, डिपेंड। अब इन्होंने क्या रेशियो इनबैलेंस कर दिया। भाई या तो एज ग्रुप में होते, चलो इस एज ग्रुप वाले काम नहीं कर रहे, चलो यही ठीक है। अब ये एज ग्रुप में नहीं, तब भी काम नहीं कर रहे, तो कितने एक बर्डन पड़ेगा, देखिए कितना बर्डन पड़ेगा एक पे। तो ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। द रियल प्रॉब्लम इज इन डिफाइनिंग द डिपेंडेंसी रेशियो एट द रेशियो ऑफ द नॉन वर्किंग एज टू वर्किंग एज पॉपुलेशन रेदर देन द रेशियो ऑफ नॉन वर्कर टू वर्कर। अब क्या है दिक्कत, क्या है क्या कह रहा था, रियल प्रॉब्लम इज, यानी कि असल में दिक्कत क्या है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले उनको जो रेशियो में बांटना क्या है, अलग है। भाई वास्तविक समस्या क्या है, जो वर्किंग लोग हैं उनका अनुपात को परिभाषित करना, उनको अनुपात को जो है, जो रेशियो है ना, जो रेशियो है दोनों का, उनको डिफाइन करना मुश्किल है। क्या, डिफाइन करना मुश्किल है, रेशियो को डिफाइन करना क्या है, मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, क्योंकि जो वर्किंग वाले लोग हैं और जो नॉन वर्किंग हैं वो क्या है, एज के रेशियो में आधारित होता है। भाई वर्किंग और नॉन वर्किंग क्या किया, एज के रेशियो में बांटा हमने, कि हमने समझ लिया कि 15 से कम वाले और 64 से अधिक वाले क्या है, नॉन वर्किंग है। लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो 25 ईयर का है लेकिन काम नहीं कर रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, नॉन वर्किंग है, तो अब बताइए अब कैसे रेशियो निकाला जाएगा वर्किंग और नॉन वर्किंग का, क्योंकि तो 25 साल का ये भी काम नहीं कर रहा,
हमने क्या सुना था? हमने तो सुना था 15 से कम वाले 64 से ज्यादा वाले काम नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या में से 15 से जो ज्यादा लोग हैं उनके निकाल लेंगे। मान लीजिए 100 लोग 15 से ज्यादा, 15 से कम उम्र वाले हैं, और 64 से ज्यादा उम्र वाले जो हैं वो 50 लोग हैं। तो हमने क्या किया, टोटल जोड़ दिया। हमने कहा भाई जनसंख्या में 150 लोग जो हैं वो काम नहीं करने वाले हैं, और इन 25 वाले जो नाकारा बैठे इनको तो हमने प्लस ही नहीं किया। तो कैसे रेशियो बनाएंगे बताइए? रेशियो बनने में तकलीफ है ना, तो मुश्किल ये आ रही है। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट विच कीप अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स आउट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। क्या कह रहा है कि दिक्कत कहां पे आ रही बच्चे, समस्या कहां पे आ रही कि रोजगार, जो मूल बात है वो क्या है कि जो वर्किंग आयु वाले लोग हैं, जो वर्किंग आयु वाले रोज हैं वो भी नॉन वर्किंग हो सकते हैं। समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? जो काम करने वाली एज में है वो भी नॉन वर्किंग हो सकते हैं। हमने भी क्या सुना था कि 15 से कम वाले और 64 से ज्यादा वाले नॉन वर्किंग हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने ये कंसेप्ट आया कि जो इस एज ग्रुप पे नहीं है वो भी नॉन वर्किंग की श्रेणी में आ सकते हैं अगर उसे रोजगार नहीं मिलेगा। क्लियर है? वो भी क्या हो सकते हैं, आपके नॉन वर्किंग की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए क्या है, आपका जो डिफरेंस करना है बच्चे वो मुश्किल हो रहा है। तो दिस डिफरेंस एक्सप्लेन व्हाई सम कंट्री आर एबल टू एक्सप्लॉइट द डेमोग्राफिक एडवांटेज विद अदर आर नॉट। यानी कि क्या समझ में आ रहा है बच्चे, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि कुछ देश जो हैं जिसमें क्या है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का जो फायदा उठा सकते हैं, जबकि कुछ देश ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हालत आपको बताई कि पता नहीं चल रहा है, रेशियो नहीं निकल पा रहा है वर्किंग और नॉन वर्किंग का, क्योंकि एज को हटा के कुछ उस एज में, वर्किंग एज में होके भी बेचारे नॉन वर्किंग है। ये समस्या आ रही है सर, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। आगे चलते हैं। ये बात, तो इंडिया इज नीडेड फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट बाय द डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। यानी कि भारत क्या है, जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट उसका जो है द्वारा उसको क्या, उसको खुला अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? खुला अवसर मिलना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड ऑन द डिपेंडेंसी रेशियो डिफाइंड इन टर्म ऑफ एज ग्रुप इज क्वाइट विजिबल। यानी कि क्या है, जो आयु है, जो अलग अलग एज वर्क हैं उसमें का जो वर्किंग वाले लोग हैं और उनका रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। क्या स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए? तो द टोटल डिपेंडेंसी रेशियो फेल फ्रॉम 79 इन 1970 टू 64 इन 2005। यानी कि क्या हुआ, जो कुल वर्किंग वाला रेशियो था 1970 में क्या था, 79 था, और 2005 में गिरकर कितना हो गया, 64 हो गया। बट द प्रोसेस इज लाइकली टू एक्सटेंड वेल इनटू दिस सेंचुरी with the age-based dependency ratio projected to fall to 48 in 2025 because of continuous falling in the proportion of children and then rise to 50 by 2050 because of an increase in the proportion of the aged। क्या कह रहा है कि इस बात की क्या है, पूरी संभावना है कि अगर प्रक्रिया जो है आगे ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा, अनुपात 2025 में 48 तक गिर सकता है, क्योंकि जनसंख्या में क्या है, बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता रहेगा। क्या रहेगा, जनसंख्या में जब ऐसे गिर रहा है तो बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता रहेगा। तो जब बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता रहेगा तो क्या होगा, आपका काम करने वाले का अनुपात जो है तो उसका अनुपात जो है बढ़ के क्या हो जाएगा, 2050 में 50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तब जो है आपके जो ओल्ड एज वाले हैं उनकी रेशियो में वृद्धि हो जाएगी। भाई जब अभी कम एज वाले कम हो रहे हैं, ओल्ड एज वाले बढ़ रहे हैं, तो 2050 तक क्या होगा, 50% उनका रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आश्रित हैं, जो डिपेंड हैं, तो डिपेंड लोगों का रेशियो कितना, 50% तक हो सकता है अगर इसी हिसाब से बढ़ता रहा। यानी अभी क्या है, जिस हिसाब से बड़े लोगों की, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है और काम करने वालों की संख्या कम हो रही है, यानी कि यंग जो एज है, एज एवरेज एज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो 2050 में क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो डिपेंड लोगों की संख्या है वो 50% तक हो सकती है मेरे बच्चे। चलिए आगे। तो द प्रॉब्लम हाउ ओवर इज एम्प्लॉयमेंट डेटा from the government of India source reveal a sharp fall in the rate of employment generation, creation of new jobs across both rural and urban area। क्या कह रहा है कि समस्या क्या है, जो मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, एम्प्लॉयमेंट है। मेन प्रॉब्लम रोजगार है, मेन प्रॉब्लम नौकरी है। नौकरी अगर मिल जाए तो सब कुछ सॉल्व है। तो भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
उसके आंकड़ों से क्या पता चला है कि रूरल और जो अर्बन एरिया है दोनों ही प्रकार के इलाके जो हैं वो क्या करते हैं, रोजगार पैदा करने का काम, नए नए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। और इसकी जो आपकी दर है उसमें क्या एक साथ भारी गिरावट देखने को मिली है। क्या दोनों में रोजगार उत्पन्न करने में क्या भारी गिरावट देखने को मिली है बच्चे। तो दिस इज ट्रू फॉर द यंग एज वेल, ये क्या है, ये युवाओं जो यंग हैं उनकी सिचुएशन में भी सही बैठती है। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 15 to 30 एज ग्रुप which stood at the around 2.5% a year between 1987 and 1994 for both rural and urban men fell to 0.7 for the rural men and 0.3% for the urban men during 1994 to 2004। क्या कह रहा है बच्चों कि युवाओं के मामले में ये 15 से 30 वर्ष की जो एज के जो लोग हैं उसमें क्या रोजगार की वृद्धि दर 87 से 94 के बीच क्या थी, आपकी अर्बन और रूरल इलाकों में क्या थी, पुरुषों के लिए क्या थी 2.4 थी प्रतिशत वर्ष थी, और 94 से 2004 के दौरान क्या हुई, मेल्स के लिए क्या हुई 0.7 रहेगी, बताइए 0.7, और अर्बन में 0.3% की दर पर आ गई, बताइए। तो इससे क्या पता चलता है कि युवा श्रमिक की ताकत द्वारा जो क्या है प्रस्तुत श्रम लाभ की संभावना को वास्तविकता में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो द सजेस्ट दैट द एडवांटेज ऑफर बाय अ यंग लेबर फोर्स इज नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड। फिर आगे क्या कह रहा है बच्चे, strategy exists to exploit the demographic window of opportunity that India has today। यानी कि आज भारत क्या है, उनके सम्मुख अवसर हैं जो डेमोग्राफिक द्वारा खुल सकते हैं। तो बट इंडिया रिसेंट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट मार्केट फोर्स बाय देमसेल्फ डू नॉट इंश्योर दैट सच स्ट्रेटजीज वुड बी implemented unless a way of forward is found, we miss out on the potential benefit that country changing age structure temporary offer। क्या कह रहा है, उसका लाभ उठाने की क्या आपको स्ट्रेटजी जो मौजूद है, लेकिन भारत क्या है, हाल का अनुभव जो है कि बाजार की जो पावर है ना, ये क्या है, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो कैसी स्ट्रेटजी पे काम किया जाए, क्या कैसी स्ट्रेटजी पे काम किया जाए। जब तक आगे का रास्ता नजर नहीं आता तो संभव है कि हम उन संभावित लाभों का या संभावित फायदों को गवा देंगे जो देश की बदलती हुई जो एज स्ट्रक्चर है उसको हमें देने वाली है, फिलहाल हमें देने वाली है। क्लियर है। तो सही स्ट्रेटजी अगर नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, हम उन चीजों को गवा देंगे जो स्ट्रक्चर हमें देने वाला था। तो ये सब चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी। तो कैसे एज स्ट्रक्चर वर्क करता है, क्या होती है एवरेज एज, अगर एवरेज एज कम होगी तो क्या होगा, एवरेज एज ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वर्किंग और नॉन वर्किंग क्या होता है, वर्किंग नॉन वर्किंग का अंतर करना में क्यों डिफिकल्टी आ रही, ये सब चीज़ें हमने आज की कक्षा में पढ़ी। तो बच्चे, तो आई होप आपको आज की क्लास जो है बहुत पसंद आई होगी। तो आपसे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या एज, क्या एक एवरेज एज क्या होती है, एवरेज एज क्या होती है, एज एवरेज एज बढ़ेगी तो क्या होगा, क्यों यंग इंडिया कहा जा रहा है, यंग इंडिया क्यों कहा जाता था, और एवरेज एज घटेगी तो क्या होगा, वृद्ध बढ़ेंगे तो क्या होगा, जवान बढ़ेंगे तो क्या होगा, और वर्किंग और नॉन वर्किंग क्या होता है, और एज क्या, उनका रेशियो निकालना मुश्किल क्यों होता है, ये भी आपने आज की क्लास में सीखा। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी बच्चे। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए जोश के साथ। तब तक जो है अपनी पढ़ाई को बहुत जोर से करते रहिए और खूब सारी मजे करिए। जय हिंद बच्चों।